Good morning, everyone. Good morning, Shweta. Good morning, Reshma. Good morning, Ajay. Good morning, Diksha. Good morning, Kashish. Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. Good morning, Sana. सर कब आ रहे हैं? आ चुके हैं. ठीक है. गुड मॉर्निंग आस्था. गुड मॉर्निंग शिवानी. गुड मॉर्निंग सौम्या. गुड मॉर्निंग आदर्श. भाई आदर्श कहाँ कहाँ चले जाते हो इतने दिन के लिए? ऐसे करोगे तो लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? ये बताओ. श्वेता आप भी रेगुलर नहीं हो शायद. भाई इतने इनकंसिस्टेंट मत रहो. थोड़ा टाइम रह गया, सीरियस हो जाओ. ठीक है, मुश्किल से 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है. गुड मॉर्निंग स्नेहा. गुड मॉर्निंग शिवानी. गुड मॉर्निंग वैष्णवी. हम्म. तो आदर्श अपने एग्जाम खत्म करो भाई, कब तक एग्जाम चलते रहेंगे यार? अब ये अगर एग्जाम में ही लगा रहना था तो फिर इसकी तैयारी करनी क्यों थी? ये तो सोचो. सारी चीजें तो एक साथ करनी है. आप कौन से एग्जाम चल रहे हैं भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी के? मेरे को तो नहीं लगता कि पता नहीं कौन सी के चल रहे हैं. सबके तो हो गए एग्जाम. पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो पेमेंट के लिए मेरे को बोला, मैंने बोला तो मेरे को मैसेज कर लो. पेमेंट के लिए मुझे मैसेज कर लो जिसका नहीं हो रहा है. और आदर्श फॉर्म भर लिया आपने एम्स का? यस सर. पूरा हो गया फाइनल? नो सर, फाइनल रजिस्ट्रेशन आज करूंगा. कर लो भाई टाइम से. ठीक है. और क्वेश्चंस करे कल किसी ने? बोला था मैंने शाम को क्वेश्चंस करना, जो पीडीएफ भेजी थी परसों. यस सर. और किस किस ने किए? यस सर. भाई देखो ना, तो मैं देखने आ रहा हूँ, तो ये है कि अपने से झूठ मत बोलना. करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो प्लीज कर लो. क्योंकि और कोई नहीं आएगा आपको कहने के लिए, आपको खुद ही मोटिवेशन लाना पड़ेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. ये सोच लो कि इस साल अगर अच्छे कॉलेज में जाना है और इंस्टा पे पोस्ट डालनी है अच्छे कॉलेज में जाकर, तो पढ़ाई कर लो. कुछ टाइम रह गया है बस. ठीक है. मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं. तो ढंग से पढ़ लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो. क्योंकि अब ये टाइम जो है वेस्ट करने का नहीं है. अभी हम बहुत आराम आराम से सारी चीजें कर रहे थे. आप कभी क्वेश्चन कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे, तब भी चल जा रहा था. लेकिन अब ये जो टाइम है ये काफी क्रिटिकल है. और यही लास्ट के 2 मंथ जो है, यही आपका जो है डिसाइड करेंगे फ्यूचर इस साल का, कि आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं या प्राइवेट कॉलेज में पैसा फेंकते हैं. ठीक है. और वो भी कैसे फेंकेंगे, लोन लेकर या घर वालों को मजबूर करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो अब आप देख लेना. और अगर नहीं फेंकोगे पैसा, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया गवर्नमेंट, तो फिर क्या होगा? ड्रॉप लेने के अलावा या फिर सिंपल बीएससी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा. तो अब डिसाइड कर लो, लास्ट के 2 मंथ है, सीरियस हो जाओ. क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहो. खुद से देखो कि ऐसा है, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है. ठीक है. कोई भी किसी एग्जाम का टॉपर हो तो टीचर को इतना एफर्ट नहीं कर देता है. मेन होता है उसकी, मतलब 70% तुम्हारी सेल्फ स्टडी है. जितना तुम खुद से पढ़ लोगे उतना तुम्हें कोई और नहीं पढ़ा सकता. ठीक है. तो इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा कल. पता नहीं किसने, कशिश ने मांगी थी शायद. तो पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा अभी. और बाकी रिकॉर्डिंग जो है वो कल की शायद अपलोड नहीं हो पाई है, वो भी कर दूंगा. तो रिकॉर्डिंग के लिए जैसे प्लेलिस्ट अगर किसी को देखनी है तो क्लास 12th की प्लेलिस्ट मैंने फिजिक्स की अलग बना दी है, उसी चैनल पर मिल जाएगी आपको. ठीक है. और वैसे वीडियोस तो आपको सारी पब्लिक ही मिल जाएंगी, बाकी प्लेलिस्ट में देखना जाके, तो वो आप क्लास 12th वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो. तो चलो, कल हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को स्टार्ट कर चुके थे. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो मैंने कल आपको समझा दिया था क्या चीज होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यानी कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज को अगर आपने लेकर आना है किसी
मतलब चार्ज को क्या, एक टेस्ट चार्ज को आप सपोज लेकर आ रहे हो, ठीक है, किसी एक ऐसे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जिसमें मतलब जिसके अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो मतलब अगर सपोज आप 1 कूलाम का चार्ज लेकर आ रहे हो, टेस्ट चार्ज अगर नहीं भी बोल रहे हैं, तो अगर आप 1 कूलाम का चार्ज लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज या पर 1 कूलाम ऑफ चार्ज, उसी को हम उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और चार्ज के जितना पास आओगे, जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो जितना पास आओगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और पॉइंट जो पास में होगा, ठीक है, अगर रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं और जितना पॉइंट पास में होगा एक चार्ज के, जिधर आप लेकर आ रहे हो दूसरी चार्ज को, तो उधर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, और दूर वाले पॉइंट पे क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो ये जो चीज है ये आपने कल जो है समझ ली थी। अब जो कल नहीं आया था वो देख लेना, रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला हो गया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, वहीं पर आपका जो है क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो किसकी वजह से रहा है, हो उसी की वजह से रहा है कि भाई आपके पास जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या लेके आ रहे हो, चार्ज लेकर आ रहे हो, तभी तो आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर एक नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज आप लेकर आओगे, तो वहां पे पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि आपको खुद से काम नहीं करना पड़ेगा, चार्ज जो है दूसरे वाले चार्ज के ऊपर काम करेगा उसको खींचने का, ठीक है। तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि वर्क डन अपने आप होगा, यानी कि वर्क डन आपको मिलेगा। और पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है कि वर्क डन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का, वो क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और 1 वोल्ट जो है वो आपका 1 जूल पर कुलाम के बराबर होता है। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट पॉइंट से अगर आप उस पॉइंट पर चार्ज लेके आ रहे हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको 1 जूल का काम करना पड़ेगा, अगर उस चार्ज की वैल्यू 1 गुलाम में जिसको आप इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी मैंने कल आपको समझाया था कि भाई अगर दो पॉइंट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, जैसे मान लो एक पॉइंट पे 6 वोल्ट है, एक पॉइंट पे 4 वोल्ट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि भाई मान लो ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, बी पॉइंट पे 4 वोल्ट का है। अब मान लो बी पॉइंट पे आप चार्ज लेकर आए, और बी पॉइंट से आप ए पॉइंट पर लेकर जाना चाहते हो उस चार्ज को, तो आपको जो वर्क डन आप करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 2 जूल का करना पड़ेगा, अगर चार्ज की वैल्यू 1 गुलाम है। तो ये जो डिफरेंस है दो पॉइंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट मैंने आपका समझा दिया था कि क्या चीज होती है। तो ये मान लो कोई बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल हाई है और ए पॉइंट पे पोटेंशियल लो है, यानी कि बी पॉइंट पे मान लो 6 वोल्ट है, ए पर 4 वोल्ट है, तभी वीबी माइनस वी होगा, तभी ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या और ये जो है ये वर्कडन क्या, ये जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी का मतलब है कि आपने बी से ए तक जो लाकर, मतलब आपने ए पॉइंट से लेके बी तक जो है काम किया। अब एक चीज यहां पर याद ये ध्यान रखना कि वीबी माइनस वी ए हमेशा डब्ल्यू ए बी होता है, यानी कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। समझ रहे हो कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है कोई, ठीक है, यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या करा, दो पॉइंट को कंसीडर करा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला मान लो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है मान लो ए, और ये है बी। अब मेरे को ये बताओ कि पोटेंशियल ज्यादा कहां होगा अगर मैं 1 गुलाम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहा हूं यहाँ पे, बताओ ए पर ज्यादा होगा या बी पर ज्यादा होगा, बी। बोलो। बी। बी पर ज्यादा होगा, ठीक है। बी पर क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बी पर जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगे, इसलिए मतलब वर्क डन आपको ज्यादा करना पड़ेगा बी तक लाने के लिए, अगर आप एक इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर आ रहे हो। तो बी का जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर क्या है, ए से ज्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालना चाहते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वी हो जाएगा, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू मिल पाएगी। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाओगे तभी आपको पॉजिटिव वैल्यू वो मिल पाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ये जो है ये वर्क डन अपॉन यूनिट पर यूनिट चार्ज होगा,
या क्यू नॉट आप बोल सकते हो अगर आप टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो वर्क डन जो है, वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा। वर्क डन ए बी क्यों होगा, क्योंकि आप ए से बी पर ला रहे हो, जो आप वर्क डन कर रहे हो वो ए से बी पर चार्ज को लाने के लिए कर रहे हो। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम वीबी माइनस वीए लिखेंगे, क्योंकि वीबी की वैल्यू बड़ी होगी पोटेंशियल की और वीए की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल बी और ए के बीच में वीबी माइनस वीए होता है, जहां पर वीबी आपका बड़ा होगा, वीए आपका छोटा होगा। और उस केस में वर्क डन जो है डब्ल्यू ए बी होगा, ना कि डब्ल्यू बी ए। और डब्ल्यू ए बी का मतलब है कि ए से बी तक जाने में चार्ज पर जो वर्क डन हो रहा है, उसी को आप क्या कहोगे, उसी को आप कहोगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल, ठीक है। एक्चुअली में ये भी लिख लेते हैं कई बार, और कई बार इसको जो है ऐसा भी लिखते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो आपका माइनस ई आर होता है या ई डी होता है, ठीक है। ई आर कर देता हूं मैं, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल आपका होता है वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका, डिस्टेंस का। जो दो आपके पॉइंट्स हैं, जो दो आपके पॉइंट्स हैं जिनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर, या इसे डी भी लिख सकते हो। तो इसे अगर आपने डी कह दिया, तो ए और बी के बीच में अगर डी डिस्टेंस है, तो यहां पर ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो माइनस ई इंटू डी हो जाता है, जहां पे ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जहां पे ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर आप ये समझ लेना कि कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया कि ये नेगेटिव साइन यहां पर क्यों आता है। जो ये v इज इक्वल टू, वैसे तो देखो जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, तब आप सिर्फ v इज इक्वल टू ई डी या ई आर इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें आपको डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब नेगेटिव साइन हम इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। लेकिन आप जो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, वो आप क्या निकाल रहे हो, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाल रहे हो। यानी कि पोटेंशियल जो आपका इंक्रीज हो रहा है वो ए से बी पर हो रहा है, यानी कि उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो पोटेंशियल की डायरेक्शन ऐसी है, उसके जस्ट ऑपोजिट पोटेंशियल जिधर बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इस पोटेंशियल की जो फॉर्मूला है उसमें नेगेटिव साइन आता है। तो ये वाला भी फॉर्मूला होता है, इसको आप इस वाले तरीके से भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कि ई डॉट डी एल आपने करा और ए से बी जो है आपने लिमिट रखती हो और उसका इंटीग्रेशन कर दिया, और सिंपल जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, ठीक है। और ये जो आपका इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, ई की जो वैल्यू है वो चेंजिंग हो रही है, मतलब चेंज कर रही है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला था v इक्वल टू माइनस ई डी, इसमें ई कांस्टेंट रहता है, बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। कहीं पर भी वैल्यू चेंज कर रही होती है टाइम के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कर रही है क्योंकि लास्ट में डॉट डीएल लगा है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आप दूर जितना जाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, आप पास जितना आते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो आप ई डॉट डीएल इस्तेमाल कर सकते हो, और ए से बी अगर आप लिमिट रखते हो तो आपको तब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। और ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, इसमें आप समझ के चलते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर छोटे से डिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए आप v इक्वल टू माइनस ई डी इस्तेमाल कर लेते, ठीक है। और वैसे एक चीज इन्होंने ये भी लिखी है कि चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो वो हो गया, लेकिन इन्होंने जो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लिखी है एक बात, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में इन्होंने टेस्ट चार्ज को कंसीडर किया है, तो आप भी यही मान के चलना कि पोटेंशियल डिफरेंस में हम टेस्ट चार्ज को कंसीडर करते हैं कि ए से बी पर अगर ले जा रहे हैं तो कितना वर्क डन उस चार्ज पर करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज पे, वही क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि जो अगर टेस्ट चार्ज होगा, तो टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबल होती है। यानी कि जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एंटर हो रहा है, जहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, क्योंकि उसका खुद का मैग्नीट्यूड लगभग लगभग जीरो है। तो ये भी ध्यान रखना कि आपने टेस्ट चार्ज कंसिडर करना है, ओके। एंड इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हाँ, और एक और फॉर्मूला यहाँ पर देख लो, एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। तो देखो वर्क डन, ये मतलब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आपने देखा कि भाई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है,
सॉरी ये बी माइनस ए होगा अगर बी पे हम हायर पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो बी पर अगर मैं हायर पोटेंशियल कंसीडर कर रहा हूँ, ए पे लोअर पोटेंशियल कंसीडर कर रहा हूँ, तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या हो गई, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट हो गई। अब एक चीज याद रखना कि डब्ल्यू ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन क्यू नॉट आ गया। और फोर्स यहाँ पर कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम देख सकते हैं, तो इसको मैं डी की जगह क्या कर देता हूँ, आर कर देता हूँ, डिस्टेंस जो है वो हम आर मान लेते हैं सपोज। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, वो कुलाम्बिक मतलब कुलाम्स फोर्स हो जाएगा। कुलाम्स फोर्स जो है, जो हमने कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो ये न्यूटन्स का जो कुलाम लॉ पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग हम फोर्स की वैल्यू रख देंगे, जो कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होती है। तो ये हो गई फोर्स की वैल्यू। इसको आपने क्या करा, आर आर से मल्टीप्लाई करा और नीचे क्यू नॉट। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये Q1 Q2 की जगह में एक्चुअल चार्जेस की वैल्यू रख देता हूँ जो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एक्चुअल चार्जेस में एक तो हम कैपिटल क्यू मान रहे हैं और दूसरा वाला क्यू नॉट मान रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के केस में। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये वाला क्यू नॉट एक क्यू नॉट से कैंसिल हो गया और एक आर जो है ये वाले आर एक डिस्टेंस से कैंसिल हो गया। तो अब हमें यहाँ पर फाइनल जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, 1/4πε0 क्यू बाय आर, ठीक है। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर पोटेंशियल आपको ए और बी के बीच में निकालना है, जहां पे बी पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, ए पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू है, तो वो वर्क डन बिटवीन ए टू बी होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इसकी जो ओवरऑल वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो कितनी आती है, 1/4πε0 क्यू बाय आर, ठीक है। अब ये जो आपने फॉर्मूला निकाला 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाय आर, इसमें आपने ये देखा कि टेस्ट चार्ज का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। ये इतना सा जो फॉर्मूला है इसमें टेस्ट चार्ज कहीं पर भी आया, यानी कि क्यू नॉट नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, उस चार्ज पर डिपेंड करता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है वो आपने यहां पर ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में सभी को? यस Yes, सर। sir. चलो फिर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट एनी पॉइंट P लाइंग एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट इज गिवन बाय। तो ये वही है जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि मान लो अगर आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, अब अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर नहीं कर रहे, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इस तरीके से, और आपने यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये पी पॉइंट मान लिया, और इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस चार्ज है वो आर है। तो उस पर्टिकुलर केस में भी यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो इतना ही होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के केस में बस ये हो जाएगा कि आप दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप चार्ज से डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डायपोल क्या होता है, डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जिनके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है। तो एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस आर है या 2a है, 2a माना था हमने जब हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो अगर मान लो माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्जेस आपके पास हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्यू के बराबर है और पोलैरिटी अलग अलग है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना 2a के बराबर है। तो उस केस में आप किसी भी पॉइंट पर उस डायपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। तो ये देखो माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a के बराबर है। तो ये क्या बन गया, एक डायपोल बन गया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक पी पॉइंट को कंसिडर किया। अब ये जो पी पॉइंट की दूरी है कहां से, सेंटर ओ से, सेंटर ओ किसका, डायपोल का, वो कितनी है, आर के बराबर है, ठीक है। वो कितनी है, आर के बराबर है। और दूसरी चीज यहां पर अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी पी पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4πε0 तो कांस्टेंट हो गया, K की वैल्यू हो गई जो कि 9 × 10⁹ हो जाएगा। P क्या हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया। P का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डायपोल मोमेंट Q into 2L. Q इंटू 2L या Q इंटू 2a, ठीक है। अगर 2a डिस्टेंस मान रहे हैं हम तो वो हो जाएगा, तो ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम,
ये होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर। बोलो, आया था मैंने वेक्टर परसों। वेक्टर सर। वेक्टर होती है, ठीक है, क्योंकि 2a जो है वो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, चार्ज तो स्केलर है, तो स्केलर को अगर वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट जो है डाइपोल मोमेंट वो आपको वेक्टर ही मिलेगा। तो q इंटू 2a जो है वो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया v इक्वल टू 1/4 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। cos थीटा आप उस थीटा का निकाल सकते हो, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, डायपोल से, डायपोल के सेंटर से जो एंगल बनेगा इस p पॉइंट के लिए वो थीटा एंगल हो गया, तो उसकी cos थीटा की वैल्यू निकालोगे। और r जो है, r वो दूरी हो गई जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से उस पॉइंट p तक की है। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे करके लिख सकते हो। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो मैंने आपको कुलाम्स लॉ में बता दिया था। इन्होंने कुछ नहीं करा है, बस एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर यहाँ पर आर कैप हो जाएगा, और आर कैप को आप आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। तो नीचे अगर आप वैसे करना चाहो तो ये तो एक सही तरीका है, इन्होंने सीधे सीधे बस आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। पी जो है ये पी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो आर जो है वो यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, 1/4πε0, ठीक है, ये P हो गया। अब अगर R कैप को या R यूनिट वेक्टर को अगर आप R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड लिख दो, और नीचे से पहले R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो ये R मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ये मैंने आपको न्यूटन्स लॉ में समझा दिया था। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। थीटा क्या हो गया, थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड P, यानी कि डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है बताओ जरा। नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। तो यहां पर जो है डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ। माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये किसकी डायरेक्शन है, पी की। तो ये कह रहे हैं कि पी वेक्टर और जो आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर एंगल होगा वही क्या है, थीटा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया जाता है। क्या सभी को समझ आ गया ये फॉर्मूला? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस q1 q2 टू अप टू qn whose पोजीशन वेक्टर्स आर, ठीक है, ये छोड़ो, ये काम का नहीं है, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये छोड़ो, क्योंकि मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल शेल। तो देखो थिन चार्ज स्फेरिकल शेल जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था, जहां पर हमने पहले क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, कि इनसाइड द शेल कितना होता है, आउटसाइड द शेल कितना होता है, ऑन द सरफेस कितना होता है। तो उसी तरीके से आप यहां पर भी कर सकते हो। तो आपने क्या लिया, एक थिन चार्ज स्फेरिकल शेल लिया है। शेल का मतलब क्या है कि एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्जेस हैं, एंड चार्जेस जो और जो अंदर है, अंदर क्या है, खाली जगह है, ठीक है, खोखला है, वो शेल है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालना है जो कि पी पॉइंट है, और एक ये जो स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज टोटल कितना है, क्यू चार्ज है, और इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन बन सकती हैं, कि या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल शेल के अंदर निकाल सकते हो, या तो सरफेस पे निकाल सकते हो, या बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। और यहाँ पे यह ध्यान रखना कि इनसाइड द शेल जो है, आप ये मत कह देना कि पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है, जैसे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है भाई, पोटेंशियल होता है v इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r, ठीक है। इनसाइड द शेल ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला है किसका एक्चुअली, ये वाला फॉर्मूला इसी का है, कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है r दूरी पर। तो वही सेम चीज है पर, ठीक है। r बस यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये है। और एक चीज याद आप ये भी ध्यान रखो कि ये जो नीचे आपको r दिखना है ना, ये रेडियस है, क्योंकि अगर आप शेल ले रहे हो, ये तो इसकी रेडियस हो गई, लेकिन आप मान लो कि पॉइंट यहां पे कंसीडर कर रहे हो या यहां पर कंसीडर कर रहे हो, तो दूरी आप ये वाली नहीं लोगे। फॉर्मूला में दूरी जो रखनी है वो हमेशा रेडियस की रखनी है, भले ही आपका पॉइंट शेल के अंदर क्यों ना हो। तो एक चीज आपको यहां पर समझ के आती है कि जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है शेल के,
उतना ही उसके अंदर होता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल शेल के सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर आपको मिलेगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये जो Q बाई आर है ये आर रेडियस ही है, भले ही आपका पॉइंट सेंटर से थोड़ा पास हो या थोड़ा दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल सारे पॉइंट पे जो है ये जो शेल है उसके अंदर सेम रहेगा। ठीक है, और सरफेस पे वही सेम ही रहेगा। सरफेस पर भी यही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q बाय कैपिटल आर, जहां पे आर क्या रेडियस है। तो सरफेस हो अंदर कोई भी पॉइंट हो सब जगह यही सेम रहेगा। लेकिन बाहर के केस में क्या हो जाएगा, आउटसाइड द शेल, यहाँ पर आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर Q बाय स्मॉल आर हो जाएगा, जहां पे आर जो है वो आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर अब पॉइंट P कंसिडर कर लिया तो यहां से यहां तक की दूरी अगर R है तो फॉर्मूला में मेरे को स्मॉल आर ही लेना पड़ेगा, वो कैपिटल आर नहीं होगा। और आर की वैल्यू जो है वो आपके कैपिटल आर से बड़ी है, यानी कि रेडियस से ये वाला पॉइंट आपका बड़ा है, यानी कि ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, शेल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, क्या सभी को समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो फिर ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है ये जो वर्ड आपका बना है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल और पोटेंशियल का मतलब आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर किसी भी दो पॉइंट पर या किसी भी मल्टीपल पॉइंट्स का आप अगर ओवरव्यू लेते हो, कोई भी आप पॉइंट कंसीडर कर लो, वहां पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम होती है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी सरफेस के ऊपर सेम होगी, इसका मतलब यह है कि कोई भी दो पॉइंट अगर आप लोगे तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की खास बात यही होती है कि इसके सारे पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम होती है, और किसी भी दो पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो वो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके की होगी। और एनसीईआरटी में इसके ना डायग्राम दिए तो एक बार देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के जो डायग्राम है वो पूछ लिए जाते हैं कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा दिखता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा दिखता है, डायपोल की वजह से कैसा बनता है, तो वो एक बार आप जरूर देख लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहां पर कंसिडर करा जो कि ये चार्ज क्यू से ए डिस्टेंस पर है। यहां पर एक पॉइंट जो है मैंने लिया, ये भी आपका ए डिस्टेंस पर है। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये भी आपका ए डिस्टेंस पर है। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये भी ए डिस्टेंस पर है। यहां पर एक पॉइंट लिया, ये भी आपका ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया, ये भी आपका चार्ज क्यू से ए डिस्टेंस की दूरी पे। ठीक है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पॉइंट ए डिस्टेंस की दूरी पे हैं सारे, तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी? बताओ भाई, दूरी अगर सेम है चार्ज से तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, 1/4π/Q Q बाय आर। आर क्या होती है, दूरी होती है। तो अगर दूरी सेम तो पोटेंशियल सारे पॉइंट पे सेम। अब अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें, तो ये पॉइंट्स को मैंने क्या करा, ऐसे करके मान लो मिला दिया, ऐसे करके, तो ये लगभग लगभग आपको कैसी शेप दिखेगी, सर्कुलर शेप दिखेगी। तो ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है जो कि एक इमेजिनरी सर्कल है, क्या है, एक इमेजिनरी सर्कल है। तो ये इमेजिनरी सर्कल एक सरफेस की तरह काम कर रहा है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया जहां पर सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरे पास चार्ज यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू है, और अगर मैं इसको चलाकर यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आना चाहूं, तो मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ेगा, बोलो, वर्क डन कितना करना पड़ेगा मेरे को? भाई मेरे को वर्क डन यहाँ पर जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई है। क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज
और वर्क डन अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू हो जाएगा। और v एक्चुअली में क्या होगा, v यहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, vb माइनस वी ए इंटू क्यू। तो vb माइनस वी ए की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। 0 अगर ये पॉइंट 0 ए है, ये बी है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 इंटू क्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्लियर है सभी को इक्विपोटेंशियल सरफेस? yes sir ठीक है। अब यहाँ yes पर sir एक रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में। ये देखो, ये वही सेम फॉर्मूला है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि जो v की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस ई इंटू आर होती है। अब इन्होंने करा कुछ नहीं, इन्होंने क्या कर दिया, इस फॉर्मूला को E इज इक्वल टू वी बाई आर कर दिया, और इसको अगर हम किस में ले रहे हैं, चेंज के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसको हम dv बाई डी आर कर सकते हैं। वही सेम फॉर्मूला है। तो इन्होंने बस क्या करा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कर दिया। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या है, कोई भी चीज किस तरीके से ग्रेजुअली गिर रही है या किस तरीके से ग्रेजुअली बढ़ रही है, उसी को कहते हैं। तो ग्रेडियंट के फॉर्म में भी इसको हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। फॉर्मूला आपका यही वाला सेम है, बस कुछ नहीं करा, उसको ग्रेडियंट या चेंज के टर्म में लिख दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन के बारे में बताया उन्होंने कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये मान लो अगर प्लस क्यू चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके निकल रही है बाहर की तरफ, तो इसकी जो डायरेक्शन है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। यानी कि अगर मैं यहां पर पॉइंट ए कंसिडर करूं यहां पर, और यहां पर बी करूं, तो पोटेंशियल कहां पर ज्यादा है, ए पर ज्यादा है, और बी पर कम है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ए टू बी है, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी टू ए हो जाएगी, यानी कि बी पर मतलब क्या हो जाएगी, सॉरी, मतलब ए पर पोटेंशियल ज्यादा है ना। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें जो ये जो आपकी क्या मतलब ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से आ रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की वजह से आ रहा है। यानी कि जब आप यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालोगे, तो आप क्या करोगे, वीबी माइनस वी ए करोगे, जो कि आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट रहती है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मान लो इस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ है, तो उस केस में पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, हाँ, पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, मतलब ए टू बी होगी, अगर आप इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, जो कि आपका वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन आपको ए टू बी मतलब बी, इस वाले केस में वर्क डन आपको बी टू ए करना पड़ेगा, नहीं हाँ ठीक है, बी टू ए करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वर्क डन बी टू ए करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज आप कहीं दूर इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, तो पहले बी पर लेके आओगे फिर ए पर लेके आओगे, तो वर्क डन आपको कैसे करना पड़ा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ा। तो ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच में रिलेशन हो गया। फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब है, ये कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इतना ही है बस। तो इसको जो है आगे का कल कंप्लीट करेंगे, जो कैपेसिटेंस वाला है पोर्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला है, ओके। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि इसके भी शायद क्वेश्चंस भेजूं, या फिर ऐसा करता हूँ वेव्स के क्वेश्चन भेज देता हूँ। इसके जब कल कंप्लीट हो जाएंगे तो कल इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा, और तब तक जो है आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। 84 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो क्या है कि 84 क्वेश्चंस अगर आपको मैंने दिए हैं, तो ये है कि अगर आप जैसे ऐसा भी करते हो कि 1 घंटा दिन में बैठ गए, तो आपने मान लो 20-25 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए, 1 घंटा शाम को बैठ गए, 25-30 क्वेश्चन तब कर लिए, तो 2 दिन में आराम से आप इतने क्वेश्चन कर सकते हो, 90-100 क्वेश्चन, और करने पड़ेंगे ही। अगर आप एक दिन में फिजिक्स के जो है कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो फिर ये सोचो कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा एग्जाम में। 50 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने ही पड़ेंगे, भले ही 25 सुबह करो जब दिन में टाइम मिलता है, और 25 रात में सोने से पहले करो, लेकिन करने जरूर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन लेकर बैठोगे नहीं, सॉल्व करोगे नहीं, तो फिर आगे कुछ होगा नहीं। क्योंकि सॉल्व करने से जब गलतियां होती है तो आप उससे सीखते हो कि भाई ये क्वेश्चन में हुआ क्या, ठीक है। खाली थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन एग्जाम में सीधे जाके सॉल्व नहीं हो जाते, ओके। तो पीडीएफ अभी जो है मैं इसकी भेज दूंगा,
ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। और शाम को टेस्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो पढ़ लेना अच्छे से। फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1 वाला टेस्ट होगा। ठीक है, और जिसका पेमेंट नहीं हो रहा मुझे बता देना, मैसेज कर लेना।